नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्रकृति चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी, और उसके पीछे का जो फलसफा है, उसका जो दर्शन है। जी, नमस्कार। ये विषय वाकई में काफी गहरा है और आज की स्वास्थ्य चर्चाओं में बहुत प्रासंगिक भी है। हाँ, और हमारा आज की बातचीत का जो आधार है, वो एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है नेचुरोपैथिक फिलॉसफी, होलिज्म एंड वाइटैलिटी। हम इसी से कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। बिल्कुल। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेचुरोपैथी आखिर है क्या और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। हमारा मकसद यही है कि हम प्रकृति चिकित्सा के जो मुख्य विचार हैं, खासतौर पर समग्रता यानी होलिज्म और जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी, इनको थोड़ा खोलकर समझें, जैसा स्रोत में बताया गया है। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे ये पद्धति मतलब सदियों पुरानी जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा की समझ है, हाँ हाँ, उसको आज की जो मॉडर्न साइंस की खोजें हैं उनके साथ कैसे मिलाती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये प्रकृति चिकित्सा आखिर है क्या? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत से एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की तरह बताता है। मतलब ये सिर्फ कोई वैकल्पिक इलाज नहीं, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल का एक मुख्य तरीका हो सकता है। अच्छा। और ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक तरह का मिश्रण है। और इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं स्रोत के मुताबिक, वो है बीमारी को रोकना, मतलब प्रिवेंशन पर जोर है। जी, प्रिवेंशन। और शरीर की जो अपनी जो कुदरती हीलिंग पावर है, उसे पहचानना और उसे सपोर्ट करना। और ये भी कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है ना? बिल्कुल। व्यक्ति की अपनी भूमिका बहुत अहम है इसमें। और जैसा कि स्रोत कहता है, इस पूरी सोच के दो मजबूत दार्शनिक आधार हैं। पहला होलिज्म हाँ, होलिज्म। और दूसरा जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी। ये दोनों ही इसकी नींव हैं। तो चलिए पहले ये समग्रता या होलिज्म को ही समझते हैं। स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, टोलेटोटम। इसका क्या मतलब है? टोलेटोटम का मतलब है पूरे का इलाज करो। ये नेचुरोपैथी का एक बुनियादी सिद्धांत है। ये शब्द ग्रीक होलोस से आया है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। मतलब सिर्फ बीमारी के लक्षण का इलाज नहीं, बल्कि पूरे इंसान का इलाज। एग्जैक्टली। स्रोत में पानी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इसे समझाने के लिए। हाँ, वो मैंने पढ़ा, पानी गीला होता है। जी, लेकिन वो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो खुद गैस हैं और गीली नहीं होती। सही है। तो पानी के जो गुण हैं, वो उसे बनाने वाले तत्वों के बड़ों से बिल्कुल अलग है ना। हाँ, मतलब पूरा अपने हिस्सों के जोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल। इसी तरह इंसान भी सिर्फ अलग अलग अंगों जैसे दिल, फेफड़े, गुर्दे का जोड़ नहीं है। हम असल में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहाँ तक के हमारे सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बीच एक बहुत ही जटिल इंटरैक्शन का नतीजा है। तो ये होलिज्म और एक दूसरा नजरिया होता है रिडक्शनिज्म। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, रिडक्शनिज्म या न्यूनीकरणवाद क्या करता है, वो जटिल चीजों को समझने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे शरीर को समझने के लिए कोशिकाओं या अणुओं के स्तर पर चला जाता है। और ये मान लेता है कि अगर हिस्सों को समझ लिया तो पूरी चीज समझ आ जाएगी। जी, जबकि हॉलिस्टिक या समग्र नजरिया मानता है कि पूरा सिस्टम उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके अपने गुण होते हैं। स्रोत में डायबिटीज का उदाहरण था, वो काफी अच्छा था। हाँ, बिल्कुल। एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या होगी? शायद सिर्फ ब्लड शुगर कम करने की दवा दे दी। लेकिन एक समग्र होलिस्टिक अप्रोच वाला डॉक्टर क्या देखेगा? वो मरीज का स्ट्रेस लेवल देखेगा, उसकी फैमिली लाइफ कैसी है, वो खुद अपनी बीमारी के बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसकी खाने पीने की आदतें, नींद का पैटर्न, ये सब कुछ। जी बिल्कुल। इसे बायोसाइकोसोशल मॉडल भी कहते हैं। और सबूत भी हैं कि इस तरह के अप्रोच से न सिर्फ मरीज के स्वास्थ्य नतीजे बेहतर होते हैं, हाँ, बल्कि उसे ट्रीटमेंट से संतुष्टि भी ज्यादा मिलती है। एक और उदाहरण था शायद पीठ के निचले हिस्से के दर्द का। हाँ, क्रॉनिक लो बैक पेन। रिडक्शनिस्ट अप्रोच शायद सीधे सर्जरी या दवा पर फोकस करेगी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नर्व रिलीज वगैरह। ठीक है। जबकि होलिस्टिक अप्रोच पहले पोषण, नींद, आराम, सोशल और स्पिरिचुअल सपोर्ट, माइंड बॉडी कनेक्शन, इन सब पर ध्यान देगी। और जरूरत पड़ने पर ही दवा या सर्जरी, वो भी एक पूरे प्लान के हिस्से के तौर पर। बिल्कुल, वो अकेली चीज नहीं होगी। तो मतलब ये हुआ कि समग्र नजरिया स्वास्थ्य और बीमारी को कई सारे फैक्टर्स के बीच एक जटिल रिश्ते के तौर पर देखता है,
न कि सिर्फ एक कारण और एक असर के तौर पर। सही कहा, ये व्यक्ति पर केंद्रित है, सिर्फ बीमारी पर नहीं। अच्छा, ये तो हुई समग्रता की बात। अब आते हैं दूसरे और शायद ज्यादा रहस्यमय लगने वाले सिद्धांत पर, जीवन शक्ति या वाइटैलिटी। इसे वाइटल फोर्स भी कहा गया है। ये क्या चीज है? हाँ, ये वाकई बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए स्रोत हमें पहले कोशिका यानी सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें याद दिलाता है। हाँ, जैसे कि हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है। जी, और पहले ये माना जाता था, जिसे सेंट्रल डॉगमा थ्योरी कहते थे, कि सेल का कंट्रोल रूम उसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। जीन्स वहीं से सब कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब साइंस आगे बढ़ी है और पता चला है कि सेल की बाहरी झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? उस मेम्ब्रेन पर लाखों रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स बाहरी संकेतों को पकड़ते हैं और सेल के अंदर आयन चैनल्स और उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कंट्रोल करके उसके फंक्शन को चलाते हैं। अच्छा। स्रोत यहाँ क्वांटम फिजिक्स का भी जिक्र करता है, जिसने कहीं ना कहीं ये स्थापित किया है कि कोशिकाओं में एक तरह की सेलुलर चेतना या ऊर्जा होती है। सेल्यूलर चेतना मतलब कोशिकाएं समझदार होती हैं? एक तरह से हाँ, वो बाहरी उत्तेजनाओं को महसूस कर सकती हैं, उन पर प्रतिक्रिया दे सकती हैं और उनमें खुद को ठीक करने की मतलब सेलुलर हीलिंग की क्षमता भी होती है। वाह! तो ये जो अनदेखी शक्ति या सेल्यूलर चेतना है, इसी का ताल्लुक जीवन शक्ति या वाइटैलिटी से है? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। ये जो वाइटलिज्म या जीवनवाद का विचार है, ये कोई नया नहीं है। ये सदियों पुरानी सोच है कि जिंदा चीजों में एक खास नॉन फिजिकल फोर्स या शक्ति होती है। और माना जाता है कि यही शक्ति हमारे शरीर के सारे प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन, इन सबको गाइड करती है। और इस शक्ति को अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना? जैसे स्रोत में लिखा है ची, प्राण, माना। बिल्कुल। ची चीन में, प्राण भारत में, माना हवाई में। आम भाषा में हम इसे आत्मा, जीवंतता, उत्साह, जोश, उमंग भी कह देते हैं। तो ये जीवन शक्ति असल में जिंदा महसूस करने का एक सब्जेक्टिव एहसास है और ये अच्छी सेहत का एक संकेत भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। स्रोत में एक मिकिर्च मॉडल का जिक्र है जो इसे और अच्छे से समझाता है। मिकिर्च मॉडल वो क्या है? ये मॉडल कहता है कि हर इंसान के पास दो तरह की शंकाएं या पोटेंशियल्स होते हैं। अच्छा। पहला है बायोलॉजिकली गिवन पोटेंशियल्स, बीजीपी। ये वो क्षमता है जो हमें जन्म से मिलती है, हमारी जेनेटिक या बायोलॉजिकल धरोहर। ये वक्त के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये हमारी फिक्स्ड बैटरी है जो जन्म से मृत्यु तक कम होती जाती है। और दूसरी है पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल्स, पीएपी। ये वो क्षमताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में मेहनत करके, सीखकर, अच्छी आदतें अपनाकर, अपना ख्याल रखकर अर्जित करते हैं या बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये रिचार्जेबल बैटरी जैसी हुई? बिल्कुल सही। इसे हम अपनी कोशिशों से बढ़ा सकते हैं। और मिकिर्च मॉडल के मुताबिक हमारी कुल जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी इन दोनों का जोड़ है। वाइटैलिटी इक्वल्स टू बीजीपी प्लस पीएपी। तो अगर हमें अपनी जीवन शक्ति बढ़ानी है तो हमें अपनी जन्मजात बीजीपी को बचाना होगा, उसे फिजूल खर्ची से बचाना होगा और अपनी अर्जित पीएपी को लगातार बढ़ाना होगा। और ये पीएपी बढ़ती कैसे है? ये बढ़ती है सेहतमंद व्यवहार से, जैसे अच्छा खाना, कसरत, पूरी नींद, सकारात्मक माहौल, अच्छे सामाजिक रिश्ते, आध्यात्मिक विकास, माइंडफुलनेस, ध्यान, ये सब पीएपी को बढ़ाते हैं। समझ गए। तो अब सवाल ये है कि इस जीवन शक्ति का हमारी सेहत, बीमारी और ठीक होने से क्या कनेक्शन है? देखिए, नेचुरोपैथी का दर्शन ये मानता है कि व्यक्ति की जीवन शक्ति का स्तर ये तय करता है कि वो बीमारियों के प्रति कितना संवेदनशील है। मतलब जिसकी जीवन शक्ति ज्यादा होगी वो शायद कम बीमार पड़ेगा, और अगर बीमार पड़ेगा भी तो जल्दी ठीक हो सकता है। और जिसकी कम होगी? जिसकी जीवन शक्ति कम होगी वो शायद जल्दी बीमार पड़े, उसे ठीक होने के लिए ज्यादा इलाज की जरूरत पड़े, और शायद हल्के या सौम्य इलाज की जरूरत पड़े क्योंकि तेज इलाज वो झेल ना पाए, और ठीक होने में भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तो कम जीवन शक्ति ही बीमारी का कारण बन सकते हैं? हाँ, इसे एक मूल कारण माना जाता है, क्योंकि जब जीवन शक्ति कम होती है तो शरीर की जो गंदगी या टॉक्सिन्स बाहर निकालने की प्रक्रिया है
वो धीमी पड़ जाती है। अच्छा, एलिमिनेशन प्रोसेस। जी। और जब टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं तो उसे कहते हैं टॉक्सीमिया। और यही टॉक्सीमिया आगे चलकर अलग-अलग बीमारियों का रूप ले लेता है। स्रोत में बीमारी के कुछ चरण भी बताए गए हैं, जीवन शक्ति के स्तर से जुड़े हुए। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चरण है एक्यूट या तीव्र बीमारी। इसमें जीवन शक्ति मजबूत होती है और वो जोर लगाकर टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। जैसे बुखार, सूजन, दर्द। बिल्कुल। सूजन, दर्द, गर्मी, लालिमा, फंक्शन लॉस, ये सब संकेत हैं कि शरीर सफाई कर रहा है। अगर इस प्रोसेस को अपना काम करने दिया जाए, इसे दबाया न जाए, तो शरीर ठीक हो जाता है। जी, स्वास्थ्य वापस आ जाता है। लेकिन अगर इन लक्षणों को दवाओं से दबा दिया जाए या जीवन शक्ति पहले से कमजोर हो तो क्या होता है? तो शायद अगला चरण आता है। हाँ, स्थिति सब एक्यूट हो सकती है, जहां जीवन शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो बीमारी क्रॉनिक यानी पुरानी हो जाती है। क्रॉनिक स्टेज में जीवन शक्ति काफी कम हो चुकी होती है। जी, बिल्कुल। लक्षण बार बार आते हैं या लगातार बने रहते हैं, और दवाओं से लक्षणों को बार बार दबाना अक्सर इस स्टेज तक पहुंचा देता है। और इसके बाद भी कोई चरण है? हाँ, आखिरी चरण है डीजेनरेटिव या अपक्षयी। इसमें जीवन शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है और शरीर के टिश्यू और सेल्स नष्ट होने लगते हैं। बाप रे, ये पूरी प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एनर्वेशन से, यानी शरीर में ऊर्जा की कमी से। इससे जीवन शक्ति कम होती है, फिर टॉक्सीमिया होता है और फिर बीमारी के अलग अलग चरण आते हैं। ये तो बीमारी को देखने का एक बिल्कुल अलग ही फ्रेमवर्क है। स्रोत में हेनरी लिंडाल्हार का जिक्र है। उन्होंने इस जीवन ऊर्जा को बचाने के कुछ तरीके बताए थे। हाँ, हेनरी लिंडाल्हार नेचुरोपैथी के बड़े पायनियर माने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में वाइटल एनर्जी को संरक्षित करने के कई तरीके बताए हैं, जो असल में वही तरीके हैं जिनसे पीएपी बढ़ती है। जैसे माइंडफुलनेस या मेडिटेशन भी। हाँ, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, यौन ऊर्जा का संयम, सेक्सुअल कॉन्टिनेंस और नियमित व्यायाम। ये सब आदतें हमारी रिचार्जेबल बैटरी यानी पीएपी को चार्ज करती हैं और बीजीपी को बचाती हैं। ये सब तो समझ आता है, लेकिन कोई आम इंसान कैसे पहचाने कि उसकी जीवन शक्ति का स्तर क्या है? क्या इसके कुछ बाहरी लक्षण या संकेत होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। स्रोत इसके कुछ इंडिकेटर्स बताता है, जिन्हें हम खुद में या दूसरों में देख या महसूस कर सकते हैं। अच्छा, क्या है वो? देखिए, जब जीवन शक्ति अच्छी होती है, ऑप्टिमल होती है, तो इंसान कल्पनाशील होता है, क्रिएटिव होता है, आमतौर पर खुशमिजाज रहता है, शरीर जल्दी हील करता है, बातों को आसानी से समझ लेता है, ऊर्जावान महसूस करता है, चेहरे पर एक चमक, एक तेज होता है, मोटिवेटेड रहता है, दिमाग तेज चलता है, इंद्रियां शार्प होती हैं और आत्मनिर्भर महसूस करता है। और जब कम होती है तब? जब जीवन शक्ति कम होती है तो उसके उलट लक्षण दिखते हैं, जैसे एक नीरसता, उदासी, डिप्रेशन जैसा महसूस होना, शरीर में भारीपन लगना, बीमार दिखना। हाँ, चेहरा उतरा हुआ, अस्वस्थ दिखना, चोट वगैरह बहुत धीरे धीरे ठीक होना, सुस्ती, आलस, शरीर में दर्द रहना, बीमारियां लगी रहना और दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाना। ये तो काफी साफ संकेत हैं। जी, तो एक नेचुरोपैथ की भूमिका सिर्फ इलाज देना नहीं है, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को, होलिज्म और वाइटैलिटी को समझना, मरीजों को इनके बारे में शिक्षित करना और फिर सही सलाह और ट्रीटमेंट प्लान के जरिए उनकी जीवन शक्ति को सपोर्ट करना, उसे बढ़ाना। बिल्कुल। ये सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने की बात नहीं है, बल्कि सेहत की जड़ तक जाने की कोशिश है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? हमने देखा कि प्रकृति चिकित्सा कैसे परंपरा और विज्ञान का मेल है और इसके केंद्र में दो बड़े विचार हैं। एक तो पूरे इंसान को देखना, समग्रता या होलिज्म, जी, और दूसरा शरीर की अपनी अंदरूनी शक्ति, उसकी जीवन शक्ति, वाइटैलिटी को पहचानना और उसे महत्व देना। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि ये जीवन शक्ति हमारी सेहत, हमारी बीमारी की संभावना और हमारी रोजमर्रा की आदतों और जीवन शैली के बीच कितना गहरा रिश्ता है। बीजीपी और पीएपी का कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो बीजीपी और पीएपी वाला मॉडल काफी रोचक था। तो अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। स्रोत ने कहा कि हमें बीजीपी को बचाना है और पीएपी को बढ़ाना है। तो आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसको देखते हुए अगर किसी को अपनी पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल यानी पीएपी को बढ़ाने और ज्यादा जीवन शक्ति पाने के लिए अपनी जिंदगी में कोई सिर्फ एक बदलाव चुनना हो,
तो वो क्या हो सकता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावी हो? बदलाव सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। प्रकृति चिकित्सा के दर्शन पर इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।